पति ने पत्नी को भिखारी समझकर 10 का नोट फेंका, लेकिन जब बेटे ने कार का दरवाजा खोला तो पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आज की यह कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है, लेकिन इसका एक एक शब्द कड़वी सच्चाई है। यह कहानी है उस अभिमान की जो इंसान को अंधा कर देता है, और उस स्वाभिमान की जो मिट्टी में मिल जाने के बाद भी सोना बनकर चमकता है। अगर आपको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, तो यह कहानी आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। इसे अंत तक सुनिएगा, क्योंकि जो अंत में हुआ उसने पत्थर दिल लोगों को भी पिघला दिया। जेठ की दोपहरी थी, सूरज आग उगल रहा था। शहर के पुराने बाजार के कोने में एक पीपल के पेड़ के नीचे सुधा अपनी सब्जी की दुकान सजाए बैठी थी। उम्र करीब 45 वर्ष, चेहरे पर झुर्रियां, साड़ी का पल्लू पसीने से भींगा हुआ, लेकिन आंखों में गजब की चमक। वह अपनी पुरानी तराजू पर तौलते हुए हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करती। अरे काकी, आज तो भिंडी बड़ी ताजी लाई हो, एक पुराने ग्राहक ने कहा। सुधा ने माथे का पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, हाँ भैया, सुबह मंडी में खुद चुन कर लाई हूँ। मेरे गौरव को भिंडी बहुत पसंद है, सोचा ग्राहकों को भी ताजी खिलाऊं। गौरव, उसके बेटे का नाम। यही वो एक नाम था जिसके सहारे सुधा ने पिछले 20 साल काटे थे। सुधा की दुनिया बस उसी के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस हंसी के पीछे कितना गहरा दर्द छुपा है। कहानी 20 साल पीछे जाती है। तब सुधा एक भोली भाली गृहिणी थी। उसका पति मनोहर हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था। मनोहर को अपनी साधारण जिंदगी और साधारण नौकरी से नफरत थी। उसे रातों रात अमीर बनना था। उसी दौरान मनोहर की मुलाकात कामिनी से हुई। कामिनी शहर की एक अमीर विधवा थी, जिसका अपना बड़ा कारोबार था। मनोहर उसकी दौलत की चमक में ऐसा अंधा हुआ कि उसने अपनी घर की मर्यादा ही लांघ दी। एक रात जब सुधा अपने 6 महीने के बेटे गौरव को सुला रही थी, मनोहर ने चुपके से अलमारी खोली। उसने सुधा के शादी के जेवर, जो उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से जोड़े थे, सब एक थैले में भर लिए। जब सुधा की नींद खुली और उसने मनोहर को जाते देखा तो वह उसके पैरों में गिर पड़ी। मनोहर, यह क्या कर रहे हो? ये जेवर तो हमारे बुरे वक्त का सहारा है, और मुझे और इस दूध मुहे बच्चे को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सुधा बिलक पड़ी थी। मनोहर ने उसे जोर से धक्का दिया। सुधा का सिर चौखट से टकराया और खून बहने लगा। मनोहर ने हिकारत से कहा, हटो रास्ते से। सुधा, मैं इस गरीबी और तुम्हारे जैसी अनपढ़ औरत के साथ पूरी जिंदगी नहीं सड़ सकता। कामिनी मुझे वो जिंदगी देगी जिसका मैं हकदार हूँ। तुम इस बच्चे के साथ भीख मांगो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वह चला गया। सुधा पूरी रात दहलीज पर रोती रही। अगले दिन से अगली असली संघर्ष शुरू हुआ। न पैसा, न घर, न कोई सहारा। रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया, लेकिन सुधा ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, फिर धीरे धीरे सड़क किनारे सब्जी बेचना शुरू किया। धूप, बारिश, ठंड, उसने सब सहा। उसने खुद भूखे रहकर बेटे गौरव को पढ़ाया। उसका बस एक ही सपना था, उसका बेटा सिर उठाकर जिए। दोस्तों, समय का पहिया घूमता जरूर है। आज 20 साल बाद उसी बाजार में एक चमचमाती हुई काली रंग की लग्जरी कार आकर रुकी। कार इतनी महंगी थी कि आधे बाजार के लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और उसमें से उतरा मनोहर। अब उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर वही पुराना घमंड था। उसने महंगा सूट पहन रखा था और आंखों पर काला चश्मा था। उसके साथ उतरी कामिनी, जो अब काफी बूढ़ी और बीमार लग रही थी, लेकिन उसके गले में हीरो का हार अब भी चमक रहा था। मनोहर ने रुमाल से नाक ढकते हुए कहा, उफ कामिनी, मैंने कहा था ना कि ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। ये पुराने बाजार की बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कामिनी ने चिढ़कर कहा, अरे डॉक्टर ने कहा है कि ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां ही खानी है, और मेरे एक दोस्त ने बताया है कि उस पुराने पेड़ के नीचे एक औरत बैठती है, उसकी सब्जियां सबसे शुद्ध होती है। जल्दी खरीदो और यहाँ चलो यहाँ से। मनोहर अनुमन्य ढंग से आगे बढ़ा। वह चलते चलते सुधा की दुकान के पास पहुंचा। सुधा उस वक्त नीचे झुककर टोकरी से आलू निकाल रही थी, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिखा। मनोहर ने अपनी महंगी घड़ी देखते हुए रौब से आवाज लगाई, ओ भाई, सुनती हो? ये सारी सब्जियां पैक कर दो, और हाँ, सड़ी गली मत डालना, वरना पूरी दुकान खरीद कर फिकवा दूंगा। वो आवाज सुधा कैसे भूल सकती थी? 20 साल गुजर गए थे, लेकिन यह आवाज आज भी उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभती थी। सुधा का हाथ कांप गया। वह धीरे से खड़ी हुई। जैसे ही सुधा ने नजरें उठाई, मनोहर सन्न रह गया। हालांकि सुधा का चेहरा धूप से झुलस गया था और बाल पक गए थे, लेकिन वह उसे पहचान गया। सुधा, तुम? मनोहर ने मुंह से बेसाख्ता निकला। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने सुधा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी फटी हुई चप्पल, पुरानी सूती साड़ी और पसीने से तरबतर चेहरा। मनोहर जोर से हंसा, वाह क्या किस्मत है, 20 साल पहले जहां छोड़ा था आज भी वहीं हो। मैंने तो सोचा था कि शायद मर खप गई होगी, लेकिन तुम तो अभी भी 2-4 रुपयों के लिए धूल फांक रही हो। सुधा चुप रही। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं बल्कि एक अजीब सी आग के थे। कामिनी भी वहां आ गई। उसने भी सुधा को पहचाना। ओह, तो ये है तुम्हारी वो पुरानी गंवार पत्नी। हे भगवान मनोहर, अच्छा हुआ तुमने इसे छोड़ दिया था। देखो तो सही कैसी भिखारी लग रही है। आसपास भीड़ जमा होने लगी थी। लोग तमाशबीन बने देख रहे थे। मनोहर ने अपनी जेब से बटुआ निकाला। उसमें से 10 रुपए का एक नोट निकाला और सुधा की सब्जियों की टोकरी में रख दिया। रख ले सुधा, इसे तेरी मेरी तरफ से भीख समझ। पुरानी जान पहचान है इसलिए दे रहा हूँ, वैसे तुम्हारी औकात तो इससे भी कम है। सुधा का पूरा शरीर कांपने लगा। अपमान की यह आग उसे जला रही थी। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी एक कड़क और भारी आवाज गूंजी, उस नोट को हाथ भी मत लगाना मिस्टर। भीड़ को चीरते हुए एक नौजवान आगे आया।
लंबा कद, चेहरे पर तेज और बदन पर एक महंगे ब्रांड का सूट। उसके पीछे दो लोग फाइलें पकड़े खड़े थे। यह कोई और नहीं, गौरव था। मनोहर ने उस लड़के को देखा और अकड़ कर बोला, तू कौन है बे, और बड़ों के बीच में बोलने की तमीज नहीं है क्या? गौरव ने अपनी माँ के पास जाकर उस 10 के नोट को उठाया और मनोहर की कोट की जेब में वापस ठूस दिया। उसने बेहद शांत लेकिन कड़ी आवाज में कहा, आपकी यह दौलत आपके पास ही रखिए। मेरी माँ की मेहनत की कमाई के आगे आपके इन कागज के टुकड़ों की कोई औकात नहीं है। दोस्तों, कहानी में असली मोड़ अब आने वाला है। अगर आपने आपके दिल में अपनी माँ के लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे जो गौरव ने किया वो हर बेटे का फर्ज है। मनोहर का चेहरा लाल हो गया। दो कौड़ी की सब्जी वाली का बेटा मुझे औकात दिखाएगा? जानता है मैं कौन हूँ? इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर हूं मैं। चाहूं तो अभी इस पूरी मार्केट को खरीद लूं और तुम दोनों को धक्के मार कर निकलवा दूं। गौरव हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपने पीछे खड़े आदमी से एक फाइल ली। अच्छा, आप मनोहर सेठ हैं, रॉयल डेवलपर्स के मालिक? गौरव ने पूछा। मनोहर ने छाती छोड़ी कि हाँ, मैं वही हूँ। गौरव ने फाइल खोली और एक कागज मनोहर के सामने किया। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जिस जमीन पर आप खड़े हैं और जिस मार्केट को आप खरीदने की बात कर रहे हैं, वो पिछले हफ्ते ही जीएस ग्रुप ने खरीद ली है। और उस जीएस ग्रुप का मालिक हूं मैं, गौरव सुधा, गौरव सुधाकर। उसने अपने पिता का नाम मनोहर नहीं लगाया था, बल्कि अपनी माँ का नाम सुधा अपने नाम के साथ जोड़ रखा था। मनोहर और कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जीएस ग्रुप शहर की सबसे तेजी से बढ़ती हुई कंपनी थी, जो अब ऑर्गेनिक खेती और एक्सपोर्ट का काम करती थी। सुधा को भी यह नहीं पता था कि उसका बेटा आज ही यह जमीन खरीद चुका है। गौरव ने आगे कहा, और रही बात आपकी जमीन, आपकी कंपनी की, तो मिस्टर मनोहर, शायद आपको पता नहीं कि आपके पार्टनर ने आपके सारे शेयर धोखे से अपने नाम करवा लिए हैं। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि आपकी कंपनी दिवालिया हो चुकी है। जिस क्रेडिट कार्ड और जिस कार पर आप इतना इतरा रहे हैं, बैंक वाले उसे किसी भी वक्त जब्त करने आ रहे हैं। मनोहर को जलगा जैसे आसमान उसके सिर पर गिर पड़ा हो। उसने घबराकर कामिनी की तरफ देखा। कामिनी, यह क्या बकवास कर रहा है? फोन लगाओ ऑफिस में। कामिनी ने कांपती हाथों से फोन लगाया। उधर से जो जवाब मिला उसे सुनकर उसका फोन हाथ से छूट गया। वह सच कह रहा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी अचानक मनोहर को सीने में तेज दर्द हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। वह लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। आह, मेरी मेरी दवा! मनोहर तड़पने लगा। उसे हार्ट अटैक आ रहा था। सुधा जो अब तक चुप थी, घबरा गई। उसकी इंसानियत जाग गई उठी। वह दौड़कर मनोहर के पास जाने लगी, लेकिन गौरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, ये वही आदमी है जिसने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। आज इसे अपने कर्मों का फल भुगतने दो। लेकिन तभी वहां खड़ी कामिनी का असली रूप सामने आया। मनोहर जमीन पर तड़प रहा था और कामिनी ने अपना पल्लू झाड़ा। मनोहर, तुम तो कंगाल हो चुके हो, और अब यह बीमारी। मैं अपनी बची हुई जिंदगी एक बीमार और गरीब आदमी की सेवा में बर्बाद नहीं कर सकती। कामिनी ने ड्राइवर को इशारा किया, चलो गाड़ी निकालो। मनोहर का हाथ हवा में उठा रहा था। कामिनी, पानी, मुझे मत छोड़ो। लेकिन कामिनी मुड़कर भी नहीं देखा। वह गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। वही औरत जिसके लिए मनोहर ने अपनी वफादार पत्नी को छोड़ा था, आज उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ गई थी। भीड़ तमाशा देख रही थी, कोई आगे नहीं आ रहा था। मनोहर की सांसें उखड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे अपनी मौत साफ दिख रही थी। तभी उसके मुंह पर पानी की कुछ बूंदें गिरी। उसने मुश्किल से आंख खोली। सुधा सुधा उसकी गोद में सुधा उसकी गोद में उसका सर रखकर उसे पानी पिला रही थी। उसने अपना पल्लू फाड़कर मनोहर के माथे का पसीना पोंछा। गौरव, गाड़ी निकालो जल्दी, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। सुधा चिल्लाई। गौरव अपनी माँ की बात नहीं टाल सका। उसने तुरंत अपनी कार मंगवाई। मनोहर को पिछली सीट पर लिटाया गया। सुधा ने पूरे रास्ते मनोहर का हाथ थामे रखा, वही हाथ जिसने उसे धक्का दिया था। अस्पताल में 2 घंटे तक ऑपरेशन चला। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, अगर आप लोग 10 मिनट भी देर कर देते तो इन्हें बचाना नामुमकिन था। अब यह खतरे से बाहर है। गौरव ने बिल जमा किया। अगली सुबह जब मनोहर को होश आया तो उसने देखा कि सुधा एक कोने में बैठी है और गौरव खिड़की के पास खड़ा है। मनोहर की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने किए पर इतना पछतावा हो रहा था कि वह सुधा की नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, सुधा, मुझे माफ कर दो। मैं जानवर बन गया था। मैंने तुम्हें ठुकराया, तुम्हारा अपमान किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई क्यों? सुधा उठी और धीरे धीरे उसके बिस्तर के पास आई। उसकी आंखों में अब भी वही स्वाभिमान था। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि तुम मेरे पति हो। वो रिश्ता तो तुमने 20 साल पहले ही खत्म कर दिया था मनोहर। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं एक माँ हूँ। अगर मैं तुम्हें वहां मरने के लिए छोड़ देती तो मेरे बेटे को लगता कि उसकी माँ भी पत्थर दिल है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा यह सीखे कि बदला लेना इंसानियत से बड़ा होता है। मनोहर रोने लगा। उसके हाथ जोड़ लिए। मुझे एक मौका दे दो सुधा। मैं तुम्हारे पैरों में पड़कर रहने को तैयार हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं अपनी सारी गलतियां सुधार दूंगा। सुधा ने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा, फिर मनोहर की ओर देखा। टूटा हुआ कांच जुड़ तो सकता है मनोहर, लेकिन उसमें दरार हमेशा रहती है। तुम हमारे घर नहीं आ सकते। वहां गौरव और मेरी मेहनत की दुनिया है जिसमें धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं। मनोहर का चेहरा उतर गया। तभी गौरव आगे बढ़ा। उसने एक लिफाफा मनोहर के पास रखा। लेकिन माँ ने कहा है कि हम तुम्हें सड़क पर भी नहीं छोड़ेंगे। पिताजी, शहर के बाहर हमारा एक पुराना फार्म हाउस है। वहां एक वृद्धाश्रम चलता है जिसे माँ चलाती है। वहां बहुत से बुजुर्ग जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया है, वहां आप वहां रह सकते हैं जिन्हें, लेकिन एक शर्त है, वहां आपको मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेगी। आपको वहां की सब्जी की क्यारी में काम करना होगा, पसीना बहाना होगा और उन बुजुर्गों की सेवा करनी होगी। शायद तब आपको समझ आए कि मेहनत
की कमाई और परिवार का दर्द क्या होता है। मनोहर फुट फुट कर रो पड़ा। जिस काम को वह छोटा समझता था आज वही काम उसका प्रायश्चित बनने वाला था। मुझे मंजूर है बेटा, मुझे मंजूर है। मैं अपनी बाकी जिंदगी पश्चाताप में बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, आज उस घटना को 5 साल हो चुके हैं। मनोहर आज भी उस आश्रम में माली का काम करता है। उसके हाथों में अब महंगी घड़ी नहीं बल्कि मिट्टी लगी होती है, लेकिन वह कहता है कि उसे जिंदगी में पहली बार रात को सुकून की नींद आती है। और सुधा सुधा आज भी कभी कभी अपनी पुरानी जगह पर जाकर मुफ्त में गरीबों को सब्जियां बांटती है, ताकि उसे याद रहे कि वह कहाँ से उठी थी। निष्कर्ष और सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि पैसा और जवानी तो मेहमान है, आते जाते रहते हैं, लेकिन परिवार और आपका जीवन साथी वो नींव है जिस पर आपकी जिंदगी टिकी होती है। मनोहर ने चमक दमक के लिए हीरो को फेंक कर पत्थर चुन लिया था, लेकिन अंत में उसे उसी हीरे ने बचाया। कभी भी अपने आज पर घमंड मत करना, क्योंकि वक्त को बदलते देर नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात, माफ करना दुनिया का सबसे बड़ा गुण है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। सुधा ने माफ भी किया, जान भी बचाई, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में माँ जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी आप तक लाते रहें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपकी एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।